मेरे जेठ जी मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं अपने जेठ जी को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पति देव घर पर नहीं थे, तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। मेरा नाम सलोनी है और मेरे पति का नाम राघव है। हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के रहने वाले हैं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। मेरी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। हमारे ससुराल में सिर्फ मेरे जेठ जी, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, और हम पति पत्नी रहते थे। मेरे सास ससुर का निधन 5 साल पहले हो चुका था और जेठ जी की पत्नी भी बीमारी के कारण चल बसी थी। शादी की पहली रात को ही राघव ने मुझसे कहा था कि सलोनी, मेरे भैया को बहुत गुस्सा आता है। तुम किसी भी बात पर उन्हें मना मत करना, नहीं तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। पिछले 5 दिनों से मैं ये देख रही थी, जब भी जेठ जी आवाज देते, राघव की रंगत उड़ जाती थी और वो तुरंत कमरे से बाहर चले जाते थे। पति की ऐसी घबराहट देखकर मेरे मन में भी जेठ जी का बड़ा खौफ बैठ गया था। एक सुबह राघव ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन उसी वक्त जेठ जी ने राघव को पुकारा। राघव फौरन बाहर चले गए। बाहर से मुझे जेठ जी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो कह रहे थे, तुम्हें जरा भी एहसास है दुकान पर तुम्हारे ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी दुकान पर पहुंचो और वर्करों के सिर पर खड़े हो जाओ और अपनी पत्नी को कह दो कि वो रसोई की जिम्मेदारी संभाले। घर में कोई और औरत नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। मुझे ये सुनकर गुस्सा आया। शादी को 7 महीने ही हुए थे और मैं ही नाश्ता बना रही थी, जिस पर जेठ जी कई कमियां निकाल चुके थे। पर राघव हमेशा प्यार से समझाते थे कि भैया की बात का बुरा मत मानना। उस दिन जेठ जी के गुस्से ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। जब राघव कमरे में आए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने कहा, माफी चाहता हूँ, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मैंने बिना किसी ऐतराज के कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, हम फिर कभी चले जाएंगे। राघव के जाने के बाद मैं रसोई में आकर बर्तन धोने लगी और घर के सारे काम करने पड़े। जेठ जी ने नौकरानी को भी हटा दिया था। उनका कहना था कि जब बहू घर में है तो वही साफ सफाई करेगी। पूरे घर की सफाई करके मैं थककर अपने कमरे में आराम करने जा रही थी कि जेठ जी ने आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर दुपट्टा ठीक से लिया और उनके कमरे में गई, जहां सिर्फ एक पलंग और अलमारी थी। मैंने पूछा, जी भैया जी, आपको कुछ चाहिए था? उन्होंने मुझे सिर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज में अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और बोले, दूध दूध पीना है। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे सीने से दुपट्टा खिसक गया है। तुरंत दुपट्टा ठीक किया और बाहर आ गई। उनकी ये हरकत मुझे अजीब लगी थी। मैं तुरंत रसोई में आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने फ्रिज से दूध निकाला, गिलास भरकर दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर वापस जेठ जी के कमरे में आ गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, जेठ जी बोले, अरे थोड़ी देर मेरे पास बैठो, घर में अब तुम्हारे सिवा कोई होता नहीं है और मैं बड़ा अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं परेशान सी हो गई। बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन पलंग के किनारे बैठना पड़ा। वो इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का ग्लास मुंह से लगाया, उसे हटा लिया। ये इतना ठंडा दूध, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई पूरे बदन पर घूमने लगी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मेरे हाथों में पसीना आने लगा और मैं बेचैनी का शिकार हो गई। उन्होंने कहा, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैं दूध का ग्लास लेकर खड़ी हो गई। राघव के सामने वो हमेशा गुस्से में बात करते थे, पर आज उनका लहजा बड़ा ही धीमा और मीठा था। मैंने दूध गर्म करके वापस उन्हें दिया। जैसे ही मैंने गिलास आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींचना चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। जब मैं जाने लगी तो वो बोले, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो। ये तन्हाई का सांप तो अब मुझे और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आह भरी। मुझे उनकी बातें अब और भी ज्यादा अजीब लगने लगी थी। फिर वो बोले, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी सूट पहना था, वो तुम पर बड़ा जच रहा था। आज शाम को वही पहन लेना। ये फरमाइश सुनकर मुझे और भी बुरा लगा। ये तो मेरे पति को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि जेठ जी को। अब तो ये रोज का तमाशा हो गया था। राघव दुकान जाते और जेठ जी मुझे अपने कमरे में बुला लेते। अजीब नजरों से देखते, होठों पर जबान फेरते और कहते, मुझे दूध पीना है, गरम करके दो। मैं दूध देकर जाने लगती तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते और कहते, मेरे पास बैठकर बातें किया करो। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
मेरा दिल बेचैन रहने लगा। मैं सोच रही थी कि राघव से बात करूं, लेकिन वो तो अपने भैया के सामने एक शब्द नहीं बोलते थे। हमेशा जी भैया जी ही करते रहते थे। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी कि जेठ जी अचानक पीछे से आए, मुझे पकड़कर झटके से मेज से लगाया और पीछे से ही मैं अपनी इज्जत बचाकर तुरंत कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैं पलंग पर बैठ गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जेठ जी मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तय कर लिया कि मैं राघव से बात जरूर करूंगी। मैंने उस दिन कोई काम नहीं किया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जेठ जी ने कई बार दरवाजा खटखटाया कि उन्हें भूख लगी है, मैं खाना दूं, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। रात को दरवाजा जोर से खटखटाया गया। वो राघव थे। वो बोले, सलोनी दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, तुम सुबह से कमरे में बंद क्यों बैठी हो? राघव की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दोनों भाई मुझे गुस्से से देखने लगे। राघव बोले, तुम्हें जरा भी शर्म और एहसास नहीं है? भैया सुबह से भूखे बैठे हैं और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। ये सुनते ही राघव गुस्से से भर उठे। जेठ जी बोले, देख रहे हो तुम, अभी 7 महीने भी नहीं हुए हैं और इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे पता था ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने देखती हैं। राघव ने कहा, आज तो तुमने ये बात कह दी सलोनी, आइंदा अगर ऐसा कहा तो हाथ में तलाक का कागज पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे पिता की पहले से 5 बेटियां थी और वो बड़ी मुश्किल से दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ ने भी विदा करते वक्त कहा था कि कभी भी लड़कर मायके वापस मत आना, अपने पति और जेठ की हर बात मानना और घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे जेठ जी चाहते थे वो मैं नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें और गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त राघव इतने गुस्से में थे कि अगर मैं उन्हें सच बताती तो यकीनन वो मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर पलंग पर बैठ गई। जेठ जी ने राघव से कहा, राघव, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ बाप से जाकर बात करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। राघव मुझसे बोले, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम्हारे सिर पर 7-8 लोगों का बोझ नहीं है जो तुमसे संभाला नहीं जा रहा? मेरे एक ही तो भैया हैं, ना माँ है, ना बाप, ना बहन। लड़कियां तो ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश करती हैं जहां उन पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरे सास ससुर देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे। ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे भैया ने? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। मैं दुकान से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये झगड़ा फसाद देखने के लिए। मैंने कहा, राघव, ऐसा करो, अपने भैया की शादी करवा दो। ये सुनना था कि राघव ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये भैया की शादी की उम्र है? क्या मेरे भैया की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कौन सी बात? वो बोले, मेरे भैया की उम्र 35 साल है, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और तुम चाहती हो इस उम्र में वो एक औरत की जिम्मेदारी उठाए? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका भैया अपनी ही पत्नी पर बुरी नजर रखे हुए हैं। मैंने फिर कहा, आप शादी करवा दे, मैं अपने भैया और भाभी दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो अजीब सी हंसी हंसे और कहने लगे, एक मेरे भैया की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही हैं और तुम भाभी को संभाल लोगे? देखो, ये घर और बिजनेस सब मेरे भैया ने बनाया है। अगर कोई उनकी पत्नी के हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। भैया के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं भी चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा भैया की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं अब सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जेठ जी की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मैं तलाक ले लेती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी कि तभी राघव की आवाज आई, सलोनी बाहर आओ, जल्दी से पराठा बना कर दो, भैया को बाजार का खाना हजम नहीं होता।
मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन राघव ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। राघव का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। इसके बाद मैंने अपने होंठ से लिए थे। राघव जब दुकान चले गए तो जेठ जी ने मुझे आवाज़ दी। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे में गई। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसे। तुम क्या समझती थी? तुम्हारे हुस्न का जादू मेरी बेटे के सिर पर चढ़ गया होगा और वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देगा? अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की। तुम्हें लेकर आया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हें दोबारा अपने घर बैठा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। उन्होंने फिर कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। ये गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी। मैंने अब यही करना शुरू कर दिया कि खाना बनाकर जेठ जी के कमरे में पहुंचाती और तुरंत बाहर आ जाती थी। ना उनके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रात को खाना खाते समय मैंने जेठ जी की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। वो बहुत अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए जेठ जी कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया है। राघव ये सुनकर मुस्कुराने लगे और मुझे गर्व भरी नज़रों से देखने लगे। मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेठ जी ने 5,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। ये लो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। मैंने इनकार कर दिया। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करते ही राघव मुझे घूरने लगे। भैया अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, जेठ जी भी खड़े हो गए। मेरी तरफ बढ़कर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। वो बोले, मैं तुम्हारे बदले हुए व्यवहार पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं राघव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मुझे ये बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, भैया का ये कौन सा तरीका है? उन्हें कहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करे। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है। मेरी इस बात पर राघव भड़क उठे। तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा भैया तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सिर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि तुम भैया के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो दबे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था, शुक्र करो कि भैया ने ये बातें सुन नहीं ली, वरना बहुत मुसीबत बढ़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर चेतावनी देने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं सलोनी, अपना रवैया भैया से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, राघव, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने भैया की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी रात को बाहर की घंटी बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो पता चला कि हमारा एक देवर और भी है जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक कर रहा था और वो वापस आ चुका है। उसने वहीं शादी कर ली थी। जेठ जी उससे नाराज़ थे, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी और ना ही हमें इस बात का मालूम था कि राघव का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। जेठ जी अभी भी गुस्से में खड़े थे। अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते। राकेश हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर राघव ने भी कहा, भैया गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका है। राकेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। वो काफ़ी खूबसूरत, दुबली पतली और खुश मिजाज लड़की थी। मैं भी शुक्रगुजार हुई कि अब घर में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी देवरानी मेरे साथ घुल मिल गई। राकेश राघव के साथ दुकान जाने लगा। जेठ जी का ध्यान अब मुझसे हटकर देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान जेठ जी कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। ठीक है भैया, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझसे मांगा करेंगे। राकेश भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी जेठ जी के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बेहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही थी। रसोई में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ?
वो कहने लगी, मुझे जेठ जी की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब नज़रों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरे कानों की लौ तक लाल हो जाती है। मैं तो राकेश से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन राघव ने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो राकेश से साफ कह दूंगी। अगर जेठ जी ने यही रवैया रखा तो मैं कहूंगी कि अलग घर में। वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ जो मेरे और राघव के बीच हो रहा था। राकेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बाहर दिल्ली अकेले ही रह चुका हूँ। अब मेरे घर तुम क्या आई हो? 2 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो राघव की मेरे साथ होती थी। रेखा तलाक मांगने लगी थी। उस साथ जब राघव कमरे में आए तो काफी चुपचाप थे। मैंने कहा, राघव, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे भैया से थी वही आज रेखा को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भैया भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 33 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी भाभी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हमें सच में बहू ही समझते। मेरी बात शायद अब राघव की समझ में आई थी। एक बार उन्होंने भैया से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हुए। मैं इस उम्र में शादी करूंगा क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है। राघव ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो औरत भी 30-32 साल की है और भाइयों के रहमो करम दर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो भैया ने नखरे दिखाए, फिर 4-5 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे जेठ जी की शादी हो गई। इससे ये फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। राघव मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, भैया को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई भाभी भैया का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे जेठ जी की हम पर कोई बेबाकी नहीं चलती थी। हमारे समाज में ये चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बड़े भाई की उम्र ज्यादा हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करने दी जाती, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और रेखा को करना पड़ा था।